हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आप सभी को डिडक्शंस के बारे में बताने वाला हूँ। तो डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 के जो सारे डिडक्शंस है सेक्शन 80C से लेके 80U तक का, वो सारा मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो आप डिडक्शंस का बेनिफिट ले सकें, और आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन माइनस होने के बाद आपका जो नेट टैक्सेबल इनकम होगा उस पर आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारे डिडक्शंस के सेक्शन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C के बारे में जानेंगे कि ये किन लोगों के लिए एलिजिबल है, किन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें 80C का डिडक्शन मिलेगा, और कितने अमाउंट तक हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें 80C का बेनिफिट मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले जो एलिजिबल पर्सन होते हैं वो इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को 80C का बेनिफिट मिलता है। और दूसरा, किन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें 80C का बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं जिन चीज़ों में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें 80C का डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा। तो उन नामों में से सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का नाम है, फिर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 80C का डिडक्शन मिलेगा। फिर कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन करते हैं तो उसमें भी हमें 80C का बेनिफिट मिलेगा। फिर इन्वेस्टमेंट इन नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस, अगर हम नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें 80C का बेनिफिट मिलेगा। फिर इन्वेस्टमेंट इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी में करते हैं इन्वेस्टमेंट तो 80C का डिडक्शन मिलेगा। फिर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ELSS में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें 80C का डिडक्शन मिलेगा। फिर इन्वेस्टमेंट इन यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान यूलिप में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम 80C का बेनिफिट ले सकते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट, अगर हम टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो 5 ईयर्स का एफडी होगा शेड्यूल बैंक और पोस्ट ऑफिस में, तो हमें 80C का डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा। साथ में कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड, अगर हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड में जो एम्प्लॉय के रिटायरमेंट होने के बाद कुछ बेनिफिट होते हैं तो उसका 80C में डिडक्शन मिलेगा। फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का हमें 80C में डिडक्शन मिलेगा। फिर सुकन्या समृद्धि योजना का भी बेनिफिट हमें 80C में मिलेगा। फिर रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन प्रिंसिपल अमाउंट, अगर हम हाउसिंग लोन लिए उसका प्रिंसिपल अमाउंट हम रिपेमेंट कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर में तो उसका भी हमें 80C का डिडक्शन में मिलेगा। फिर अगर हम ट्यूशन फीस भर रहे हैं अपने 2 बच्चों का जो फुल टाइम एजुकेशन ले रहे हैं कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जो इंडिया में है, तो उस स्कूल फीस का बेनिफिट हम 80C में ले सकते हैं। अब ये कितना अमाउंट तक हमें डिडक्शन मिलेगा, तो मैक्सिमम अमाउंट 1,50,000 तक ही हमें 80C में डिडक्शन मिलता है। उसमें भी कुछ सब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 80CCE है जो हम आगे समझेंगे। अब हम समझते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCC के बारे में। तो देखिए, 80CCC जो है वो किसके लिए एलिजिबल है, ये तो इंडिविजुअल या वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ इसमें एचयूएफ को ये बेनिफिट नहीं है। साथ में कंडीशन क्या है कि अगर आप 80C का डिडक्शन लेते हो तो आपको 80CCC का डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपको या तो 80C का डिडक्शन लेना है या तो 80CCC का, कोई भी एक, और मैक्सिमम अमाउंट 1,50,000 है। और साथ में इसमें सब्जेक्ट टू सेक्शन 80CCE का कुछ सब्जेक्ट कंडीशन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और कुछ पॉइंट का आपको यहाँ ध्यान रखना है, जैसे इनकम फ्रॉम एन एन्युटी और पेंशन ये आपको टैक्सेबल होगा। फिर अमाउंट रिसीव व्हेन सरेंडरिंग एन एन्युटी, अगर आप कोई भी एन्युटी आपके पास है वो आप सरेंडर करते हैं तो उस पर कोई भी बोनस अक्रूड हुआ रहेगा या इंटरेस्ट तो आपके लिए टैक्सेबल होगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CC के बारे में अब हम समझेंगे। तो ये देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नोटिफाइड डिडक्शन जैसे कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम के लिए होता है। इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है इस डिडक्शन को। एक तो 80CCD1 में, 80CCD1B में और 80CCD2 में। तो सबसे पहले हम सेक्शन 80CCD1 की कैटेगरी के बारे में समझ लेते हैं। तो इसमें देखिए, इंडिविजुअल डिपॉजिट कर सकता है पेंशन अकाउंट में, नेशनल पेंशन स्कीम में और अटल पेंशन योजना स्कीम में, चाहे वो सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड। उसके बाद इसमें जो आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन, इसमें आप अगर सैलरीड इंडिविजुअल है तो 10% ऑफ बेसिक सैलरी एंड डीएनएस अलाउंस का आपको 10% डिडक्शन इसमें मिलता है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है तो 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम का आपको इसमें डिडक्शन मिलता है। उसके बाद सेकंड कैटेगरी के बारे में हम समझ लेते हैं 80CCD1B के बारे में। तो इसमें इंडिविजुअल डिपॉजिट कर सकता है नेशनल पेंशन स्कीम में जो 80CCD1 के एडिशनल में कर सकता है। इसमें जो है वो मैक्सिमम आपको 50,000 तक का आपको इसमें डिडक्शन मिलता है। आपको 80CCD1 जो कैटेगरी है उसके अलावा इसका 50,000 आपको मिल सकता है।
साथ में अब हम थर्ड कैटेगरी के बारे में समझ लेते हैं 80CC D2 के बारे में। तो 80CC D2 जो है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ में कंट्रीब्यूशन करता है पेंशन स्कीम में। जैसे इसमें एम्प्लॉय अगर खुद से भी कर रहा है तो वो अलग रहेगा, और एम्प्लॉयर कर रहा है वो अलग रहेगा। तो इसमें जो मैक्सिमम जो एम्प्लॉयर कितना एम्प्लॉय के बिहाफ में डिपॉजिट कर सकता है इसमें, तो वो है 14% ऑफ सैलरी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है तो वो अपने एम्प्लॉय को 14% उसकी सैलरी का इसमें मतलब उसका डिडक्शन मिल सकता है। और अगर अदर एम्प्लॉयर है तो 10% ऑफ सैलरी का वो कर सकता है, उतना डिडक्शन इसमें मिलेगा। अब हम समझ लेते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CC के बारे में। जैसे मैं आपको पहले ही कहा था कि मैं ये सेक्शन आपको आगे बताऊंगा, तो ये सेक्शन में क्या होता है, जो आप 80C और 80CCC और 80CC D1 का जो मैंने आपको डिडक्शन बताया उसका ब्रेकडाउन इसमें आता है। तो इसमें जो 80C जो स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट था उसका 1,50,000 आपको 80C में मिलता है, और 80CCC में भी 1,50,000 का आपको डिडक्शन मिलता है। उसके साथ में 80CC D1 में तो अभी आपको इसमें कोई है कुछ है नहीं, तो यहाँ पे 0 है, क्योंकि उसमें आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस का आपको 10% है, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको 14% और 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। तो उस तरह से यहाँ पे आपका सीलिंग लिमिट है। तो लेकिन 80CCC अगर आप 80C में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, 80CCC में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और 80CCD1 में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको ये तीनों में जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका आप 80CCE में एग्रीगेट टोटल 1,50,000 तक ही आप डिडक्शन ले सकते हैं। और बाकी 80CCD1 D1B का तो आपको मैंने पहले बताया 50,000 ग्रॉस होता है, और 80CCD2 में एम्प्लॉयर द्वारा जो कंट्रीब्यूट किया जाता है एम्प्लॉय के बिहाफ में वो होता है। अब हम जानेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D के बारे में। तो इसमें जो एलिजिबल टैक्स पेयर है वो इंडिविजुअल और HUF के लिए बेनिफिट है सेक्शन 80D के लिए। अब किन चीज़ों में एक्सपेंस करते हैं तो हमें सेक्शन 80D का बेनिफिट मिलता है। तो देखिए, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और मेडिकल प्रीमियम में एक्सपेंस कर रहे हैं तो आपको सेक्शन 80D का बेनिफिट मिलेगा। सेकेंड, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो आपको सेक्शन 80D का बेनिफिट मिलेगा। थर्ड पॉइंट है, आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में कर रहे हैं तो भी आपको सेक्शन 80D का बेनिफिट मिलेगा। फोर्थ, अगर कोई वेरी सीनियर सिटीजन है और उसने मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है तो आपको सेक्शन 80D का बेनिफिट मिलेगा। साथ में अगर आप अबव 60 ईयर्स हैं और आपके पास कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो आपको सेक्शन 80D का बेनिफिट मिलेगा। अब ये जो एक्सपेंस है वो किनके द्वारा किया गया रहेगा तो ही सेक्शन 80D में मिलेगा। देखिए, इंडिविजुअल अगर वो सेल्फ है, स्पाउस या डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स के लिए कर रहा है तो सेक्शन 80D में मिलेगा। HUF है तो कर्ता हो या को पार्टनर, उनके लिए ये अप्लीकेबल है। अब अमाउंट कितना है डिडक्शन का, देखिए अगर इंडिविजुअल पे कर रहा है अपने सेल्फ के लिए या स्पाउस के लिए या डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए बिलो 60 ईयर्स का एज है तो उसको 25,000 का डिडक्शन मिलेगा। और अगर इंडिविजुअल है वो सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए कर रहा है जिसका एज अबाउ 60 ईयर्स है तो उसको 50,000 का डिडक्शन मिलेगा। और एडिशनल डिडक्शन अलाउड है पेरेंट्स के लिए। अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो 25,000, और अगर वेरी सीनियर सिटीजन है तो 50,000। उसके साथ में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का डिडक्शन 5,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। बट दिस लिमिट इज नॉट इन एडिशन, ये एडिशन में नहीं है। 5,000 मतलब 25,000 जो डिडक्शन मैंने बताया पहले सीनियर सिटीजन के लिए, और 50,000 जो वेरी सीनियर सिटीजन। ये उसके बाद पेमेंट मोड क्या होगा इन चीज़ों का, कैश में तो अलाउड है ही नहीं। साथ में कैश के अलावा जो भी आप किसी भी मोड से पेमेंट करते हैं तो वो आपको इस सेक्शन 80D में अप्लीकेबल होगा। अब हम जानेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD के बारे में। इसमें देखिए, एलिजिबल टैक्स पेयर है रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड रेसिडेंट HUF, और इसमें बेसिकली मेडिकल ट्रीटमेंट, नर्सिंग केयर, ट्रेनिंग, रिहेबिलिटेशन, इस तरह के जो भी डिपेंडेंट डिसेबिलिटी पर्सन के लिए एक्सपेंस करते हैं उसके लिए हमें इसमें डिडक्शन मिलता है। उसके साथ में अगर आप कोई भी पेमेंट कर रहे हैं कोई अप्रोप्रिएट स्कीम जो डिपेंडेंट डिसेबिलिटी के लिए ही फ्रेम किया गया है तो आप सेक्शन 80DD में आप डिडक्शन ले सकते हैं। उसके साथ में अगर आप डिसेबिलिटी पर्सन है और आप इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं तो आपको सेक्शन 80U में डिडक्शन नहीं लेना है अगर आप सेक्शन 80DD का डिडक्शन लेते हैं। इसके साथ में अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं और डिसेबिलिटी पर्सन है तो आपको आपके पास अप्रोप्रिएट मेडिकल अथॉरिटी सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। उसके साथ में अगर आप डिपेंडेंट टैक्स पेयर का रिटर्न भर रहे हैं तो आप डिपेंडेंट टैक्स पेयर का ही डिडक्शन ले सकते हैं, ना कि आप खुद का। उसके बाद अगर आप डिपेंडेंट इसमें
आपका स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट, ब्रदर और सिस्टर हो सकते हैं, और अगर एचयूएफ में है तो मेंबर ऑफ एचयूएफ। अब अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना होगा? अमाउंट ऑफ डिडक्शन देखिए 75,000 अगर आप 40% डिसेबिलिटी डिपेंडेंट है तो, और अगर 80% डिपेंडेंट है तो आपको 1,25,000 तक का डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 80 डी में। अब हम जानेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 बी के बारे में। तो इसमें एलिजिबल टैक्स पेयर जो है वो रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड रेसिडेंट एचयूएफ के लिए है। कंडीशन क्या है? मेडिकल ट्रीटमेंट का कोई भी खर्चा आप कर रहे हो, कोई स्पेसिफाइड डिजीज और आलमेंट के लिए। और स्पेसिफाइड डिजीज क्या है? वो प्रिस्क्राइप्शन रहेगा, जैसे कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हैं किसी न्यूरोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, ऊरोलॉजिस्ट, हेमेटोलॉजिस्ट, इम्यूनोलॉजिस्ट, इस तरह से कोई स्पेशलिस्ट से आप इलाज करा रहे हैं मेडिकल ट्रीटमेंट, तो वो सारे डिडक्शन आपको सेक्शन 80 डी में आपको मिलेगा। अब इसमें अमाउंट कितना आपको मिलेगा डिडक्शन? अगर आप सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है तो आपको 1 लाख तक का डिडक्शन आपको मिलेगा, या फिर एक्चुअली आपने जितना भी अमाउंट पे किया रहेगा, विच एवर इज लेस। अगर नॉर्मल पर्सन के लिए 40,000 और अमाउंट एक्चुअली पेड विच एवर इज लेस। अब हम जानेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 के बारे में। तो सेक्शन 80 जो है वो ये बताता है कि आप अगर हायर एजुकेशन के लिए लोन ले रहे हो, खुद के लिए या अपने रिलेटिव लाइक स्पाउस, चाइल्ड और स्टूडेंट जिसके आप लीगल गार्जियन हैं, उसको सेक्शन 80 में डिडक्शन मिलता है। और वो एलिजिबल टैक्स पेयर इंडिविजुअल होना चाहिए। और लोन कहाँ से लेना है आपको? इंस्टीट्यूशन, नोटिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से जो नोटिफाइड हो, ये बहुत कंपलसरी है, अदरवाइज आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ में आप 80 में जो डिडक्शन का बेनिफिट होगा वो पेमेंट के बेस पे होगा। जैसे आपने 10 लाख का लोन ले लिया, उसको आपने फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख पेमेंट किया, तो 1 लाख का आपको डिडक्शन सेक्शन 80 में मिलेगा। अब ये कितने साल तक आप इसका डिडक्शन ले सकते हैं? ये 8 ईयर्स तक का आपको डिडक्शन मिलेगा, और या तो फिर आप रीपेमेंट फुल 8 साल में कर दो, या 8 साल आप रीपेमेंट करते रहो, जो भी पहले आएगा उतने तक आपको, उस पीरियड तक आपको डिडक्शन मिलेगा। अब ये किसके लिए? मोस्टली हायर एजुकेशन, जो 12th स्टैंडर्ड के बाद का जो लोन होता है उसके लिए। अब इसमें डिडक्शन अमाउंट क्या है? इसमें डिडक्शन अमाउंट ऐसा कोई स्पेसिफाइड नहीं है, जितना भी आप रीपेमेंट करेंगे 1 साल के अंदर उतना आपको डिडक्शन मिलेगा। ये 8 साल तक इसमें आपको डिडक्शन मिलेगा। अब हम जानेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 के बारे में। तो सेक्शन 80 अप्लीकेबल है इंडिविजुअल के लिए। इसमें कंडीशन क्या है कि आपके पास कोई पहले हाउसिंग प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, और इस पे जो भी आप हाउसिंग लोन ले रहे हैं फर्स्ट होम के लिए, वो सैंक्शन होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 2016-17 या फिर 17-18 में। और जो भी आप हाउस प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं उसकी कीमत 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और साथ में जो भी आप लोन सैंक्शन करा रहे हैं वो 35 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथ में जो आप हाउसिंग लोन इंटरेस्ट का डिडक्शन ले रहे हैं वो किसी और अदर सेक्शन में नहीं होना चाहिए। और उसके साथ में आप 80 का जो डिडक्शन है वो एडिशन है सेक्शन 24 जो हम इनकम फ्रॉम हाउसिंग प्रॉपर्टी में करते हैं। अब टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना है? इसमें देखिए, इंटरेस्ट पेड ऑन द हाउसिंग लोन इज ₹50,000। 50,000 तक इसमें आपको सेक्शन 80 का डिडक्शन मिलेगा। अब हम जानेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 के बारे में। तो ये सेक्शन 80 का जो डिडक्शन है वो इंडिविजुअल के लिए अप्लीकेबल है। और कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आप जो भी लोन ले रहे हैं वो रेसिडेंशियल यूनिट के लिए, तो आप उसके पहले आपके पास कोई भी हाउसिंग प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए एज ऑन डेट, जब तक आप जिस दिन लोन सेंक्शन करा रहे हैं। साथ में लोन जो भी आप सेंक्शन करा रहे हैं वो 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2022 के बीच में होना चाहिए। और जो हाउसिंग प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और सेक्शन 80 का जो डिडक्शन है वो एडिशन है सेक्शन 24 जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का डिडक्शन है। अब इसमें अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना है सेक्शन 80 में? वो इंटरेस्ट आप जो भी हाउसिंग लोन पे पेड करेंगे वो ₹1,50,000 तक है। अब हम जानेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 के बारे में। तो इसमें एलिजिबल पर्सन है इंडिविजुअल के लिए अप्लीकेबल है। कंडीशन क्या है? आप कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस कर रहे हैं उसके लिए, और लोन अमाउंट जो आप ले रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो 1 अप्रैल 2020
2019 से लेके 31 मार्च 2023 के बीच में होना चाहिए। और जो भी आपको जो अमाउंट ऑफ डिडक्शन है वो आप जो भी इंटरेस्ट पेड करेंगे लोन अमाउंट पे वो ₹1,50,000 तक आपको अप्लीकेबल है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G के बारे में अब हम जानेंगे। इसमें एलिजिबल टैक्स पेयर इंडिविजुअल फर्म एलएलपी और एनी अदर पर्सन है। कैटेगरी क्या है, देखिए इसमें 4 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट कैटेगरी में जो डोनेशन होता है लाइक प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, नेशनल चिल्ड्रन फंड, इस तरह के जो भी डोनेशन होते हैं वो कैटेगरी 1 में आते हैं। कैटेगरी 2 में जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉ रिलीफ फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, इस तरह के जो भी डोनेशन होते हैं वो डोनेशन सेकंड कैटेगरी में आते हैं। और कैटेगरी 3 में जो डोनेशन होते हैं वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी फॉर द प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग के लिए जो भी डोनेशन होता है वो कैटेगरी 3 में आते हैं। और डोनेशन 4 कैटेगरी में जो होता है वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती हैं। अब हम जानेंगे अमाउंट ऑफ डिडक्शन, कितना डिडक्शन हमें मिलेगा इन चारों कैटेगरी में। हम चारों कैटेगरी के बारे में जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट कैटेगरी में जो भी हम डोनेशन करते हैं उसका 100% हमें डिडक्शन मिलता है। सेकंड कैटेगरी में जो भी हम डोनेशन करते हैं उसमें 50% डोनेशन का अमाउंट हमें डिडक्शन मिलता है। वहीं थर्ड कैटेगरी में जो भी हम डोनेशन करते हैं उसमें हमें क्वालिफाई लिमिट 100% होता है डिडक्शन का। और फोर्थ कैटेगरी में जो भी हम डोनेशन करते हैं वो भी क्वालिफाइंग लिमिट जो होता है वो 50% ऑफ होता है डोनेशन अमाउंट का। अब हमें कुछ पॉइंट ध्यान में रखने हैं डोनेशन करते समय। डोनेशन करते समय हमें सबसे पहले जिसको हम डोनेशन कर रहे हैं उससे 80G का सर्टिफिकेट लेना कंपलसरी है डिडक्शन के लिए। साथ में अगर हम डोनेशन कर रहे हैं वो किसी भी प्रकार से काइंड में नहीं होना चाहिए। थर्ड, अगर हम कैश में डोनेशन कर रहे हैं तो 2000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2000 से ज़्यादा हमें डोनेशन करना है तो उसके लिए चेक या ऑनलाइन किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। फोर्थ चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप डोनेशन डोनी को करें जो लिस्टेड कैटेगरी 3rd एंड 4th में 10% से एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको कैटेगरी 1 के कुछ डोनी रिसिपिएंट्स के लिस्ट में बताऊंगा कि कौन कौन से कैटेगरी 1 में आते हैं। देखिए यहाँ पे नेशनल डिफेंस फंड जो सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर आर्मेनिया रिलीफ फंड, द अफ्रीका पब्लिक कंट्रीब्यूशन इंडिया फंड, the National Children's Fund, the National Foundation for Communal Harmony, approved university or educational institution of national eminence, Maharashtra Chief Minister's Earthquake Relief Fund, any fund set up by the state government of Gujarat exclusively for providing relief to the victims of the Gujarat earthquake, any Jila Saksharta Samiti for primary education in villages and towns and for literacy and post-literacy activities, National Blood Transfusion Council or any state blood transfusion council whose sole objective is the control, supervision, regulation or encouragement of operation and requirements of blood banks, any state government fund set up to provide medical relief to the poor, the Army Central Welfare Fund or Indian Naval Benevolent Fund or Air Force Central Welfare Fund established by the Armed Forces of the Union for the welfare of past and present members of such forces of their dependent. The Andhra Pradesh Chief Minister Cyclone Relief Fund 1996, the National Illness Assistance Fund, the Chief Minister's Relief Fund or Lieutenant Governor Relief Fund, the National Sports Fund set up by the central government, the National Cultural Fund set up by the central government, the Fund for Technology Development and Application set up by the central government, the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardations and Multiple Disabilities, the Swachh Bharat course set up by the central government, the Clean Ganga Fund set up by the central government, only residents are eligible for deduction, द नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग्स अब्यूज़। तो ये कुछ मैंने कैटेगरी 1 में डोनेशन के लिस्ट ऑफ डोनी के बारे में बताया। अब हम जानेंगे सेक्शन 80G में डिडक्शन किन किन को अप्लीकेबल है और किस कंडीशन में अप्लीकेबल है और कितना अमाउंट अप्लीकेबल है। तो देखिए एलिजिबल टैक्स पेयर इंडिविजुअल सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है या सैलरीड जिसे हाउस रेंट अलाउंस पूरे फाइनेंशियल ईयर में नहीं मिला हो। दूसरा, अब कंडीशन क्या है, देखिए कंडीशन ये है कि अगर आप स्पाउस, माइनर चिल्ड्रन ये और HUF में मेंबर है और आपके पास कोई रेसिडेंशियल अकोमोडेशन नहीं है जिसमें आपका खुद आप ओन करते हो और आप बिजनेस या प्रोफेशन में एंगेज हो, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आपके नाम पे नहीं है
और आपका कहीं अदर लोकेशन में भी नहीं है तो आप ये कंडीशन में डिडक्शन ले सकते हैं। थर्ड, आप रेंट आपको भरना कंपलसरी है इस डिडक्शन में, आपको इस सेक्शन में डिडक्शन लेने के लिए। फोर्थ, आप इंडिविजुअल होना कंपलसरी है आपके लिए, आपको ये सेक्शन में डिडक्शन लेने के लिए। फिफ्थ, अगर आप सैलरीड पर्सन है, आपको एचआरए नहीं मिल रहा है, आरपीएफ आरएफए बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो आप सेक्शन 80 में डिडक्शन ले सकते हैं। आप कितना अमाउंट डिडक्शन ले सकते हैं? देखिए, इसमें आपको 5,000 पर मंथ के हिसाब से एनुअली 60,000 रुपीज तक आप डिडक्शन ले सकते हैं, या फिर आप 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। अब एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। थर्ड, आपने रेंट पेड किया लेस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। इसमें 3 तरह के आपको अमाउंट का डिडक्शन मिलता है। या तो आप 5,000 पर मंथ के हिसाब से रेंट भर रहे हैं और पूरे साल का 60,000 आप रेंट भर दिए, तो 60,000 या 5,000, 60,000 तक आप पूरे एनुअली में डिडक्शन ले सकते हैं। सेकंड, 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। थर्ड, रेंट पेड लेस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। अब एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो एडजस्टेड टोटल इनकम होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो अंडर 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या ऑल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U तक एक्सेप्ट 80GG को छोड़कर, या आपको इनकम आ रही है एनआरआई फॉरेन कंपनी से, तो ये सारे चीज़ों को आप माइनस करेंगे अपने टोटल इनकम से, तो आपका जो भी इनकम होगा वो एडजस्टेड टोटल इनकम होगा। अब उसके साथ में आपका अदर रिक्वायरमेंट क्या है? आप टैक्स पेयर है, आपको फॉर्म 10BA कंपलसरी है भरना। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपने मंथली रेंट भरा 10,000, तो आपका पूरा साल में आपने रेंट भरा 1,20,000 और आपने अर्न किया 4,80,000 पूरे साल में, 4,80,000 आपने पूरे साल में आपका टोटल इनकम हुआ और आपने रेंट भरा 1,20,000। तो आपको जो डिडक्शन 3-4 कैटेगरी में मैं बता चुका हूँ कि आप 5,000 मंथली के हिसाब से 60,000 आप एनुअली डिडक्शन ले सकते हैं। सेकंड, आप 25% ऑफ टोटल इनकम 4,80,000 है, उसका 25% अगर आप लेते हैं तो 1,20,000 तक होता है। और थर्ड जो है, आपने रेंट भरा जितना उसका 10% माइनस करेंगे टोटल इनकम से, तो समझो आपने 10,000 पर मंथ के हिसाब से रेंट भरा 12 महीने, तो 1,20,000 माइनस 10% ऑफ 4,80,000, तो कितना हो गया? 72,000। ये थर्ड अमाउंट हो गया। अब फोर्थ जो है अंडर सेक्शन 80GG में, वो लोवेस्ट 60,000 जो ऑलरेडी फिक्स है। तो इन 4 कैटेगरी में देखिए, फर्स्ट कैटेगरी में 60,000 आ गया, सेकंड कैटेगरी में 1,20,000 आ गया, थर्ड कैटेगरी में 72,000 आ गया, फोर्थ कैटेगरी में 60,000। तो जो लेस अमाउंट होगा वो आप डिडक्शन ले सकते हैं, तो यानी कि आप 60,000 का आपको डिडक्शन मिलेगा। अब हम जानेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG के बारे में। तो इसमें एलिजिबल टैक्स पेयर इंडियन कंपनीज के लिए है। कंडीशन क्या है कि इसमें कैश को छोड़कर किसी भी प्रकार से आप कंट्रीब्यूशन करेंगे तो आपको सेक्शन 80GG में डिडक्शन मिलेगा। अब ये कौन कंट्रीब्यूशन किसे करना है? इलेक्टोरल ट्रस्ट या पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में आते हैं, रजिस्टर्ड हैं, उन्हीं को आपको कंट्रीब्यूट करना है, तो ही आपको एज अ कंपनी आपको सेक्शन 80GG में डिडक्शन मिलेगा। अब हम जानेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG के बारे में। तो इसमें जो एलिजिबल टैक्स पेयर है वो ऑल टैक्स पेयर अदर देन इंडियन कंपनी को छोड़कर, लोकल अथॉरिटी को छोड़कर, या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होली और पार्टली फंडेड बाय द गवर्नमेंट, इन सबको छोड़कर बाकी सब टैक्स पेयर इसमें एलिजिबल है। अब इसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन कैश को छोड़कर आप किसी भी प्रकार से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब कंट्रीब्यूशन अमाउंट फुल होगा, चाहे आप 1 रुपया करो, चाहे 10 रुपया करो, चाहे 1 लाख करो, या 1 करोड़ करो, या 100 करोड़, सब आपको डिडक्शन मिलेगा। अब कंट्रीब्यूशन किसको करना है? इलेक्टोरल ट्रस्ट या पॉलिटिकल पार्टी को। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में, तो ही आपको सेक्शन 80GG में डिडक्शन मिलेगा। अब हम जानेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80TTA के बारे में। तो इसमें एलिजिबल टैक्स पेयर इंडिविजुअल और HUF अदर देन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन को छोड़कर। कंडीशन क्या है? इसमें इंटरेस्ट जो भी सेविंग बैंक इंटरेस्ट होता है या कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस से जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो आपको सेक्शन 80TTA में मिलेगा डिडक्शन। अब डिडक्शन अमाउंट कितना है? 10,000 और एक्चुअल इंटरेस्ट अर्न विच एवर इज लेस। अब पॉइंट्स इसमें कुछ ध्यान में रखना है। पॉइंट्स ये है कि जो डिडक्शन आप इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड पार्टनर्स कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है, FD इंटरेस्ट या स्वीप
टीडी इंटरेस्ट है वो आपको इसमें अप्लीकेबल नहीं है। अब हम जानेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80TB के बारे में। तो इसमें एलिजिबल टैक्स पेयर है इंडिविजुअल, ओनली रेसिडेंट, सीनियर सिटीजन जो एज जिसकी 60 साल से ज़्यादा है। कंडीशन क्या है कि इसमें इंटरेस्ट सेविंग बैंक इंटरेस्ट है, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इस तरह के जो भी इंटरेस्ट है, एफडी इंटरेस्ट, वो सारे इंटरेस्ट आपको इसमें सेक्शन 80TB में मिलेगा। अब इसमें अमाउंट्स कितने हैं? अमाउंट 50,000 और एक्चुअल अमाउंट विच एवर इज लेस। हम समझेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U के बारे में। 80U का डिडक्शन डिसेबिलिटी पर्सन के लिए होता है और इसमें इंडिविजुअल अप्लीकेबल है 80U का डिडक्शन लेने के लिए। साथ में इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर होना चाहिए और अथॉरिटी, मेडिकल अथॉरिटी से डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। प्लस अमाउंट ऑफ डिडक्शन, अगर आप 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो और 80% से कम तो 75,000 का फिक्स डिडक्शन मिलता है, और 80% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 का फिक्स डिडक्शन मिलता है।